हम IIT एडवांस 2019 का फर्स्ट पेपर का सेक्शन सेकंड सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2 क्वेश्चन कल मैंने बताए थे। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 7, चूज द रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है और जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी होती है स्टैंडर्ड, उन प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करके हम उसकी रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। और जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये किसी भी कंपाउंड के बनने में, 1 मोल के बनने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी 1 मोल जो भी पदार्थ बनेगा, उस 1 मोल पदार्थ के बनने में जो एनर्जी निकलेगी, एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके कहेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है ये 2H2 गैस प्लस O2 प्लस H2O। एक चीज़ हो रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, उसके जो जिनसे भी वो पदार्थ बनेगा, जिनसे भी वो सब्सटेंस बनेगा, वो एलिमेंट स्टेट में होने चाहिए और प्योरेस्ट फॉर्म में अपनी जो नेचर में वो मिलते हैं वो होने चाहिए। तो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में जो एलिमेंट होंगे उनसे मिलकर के जो 1 मोल पदार्थ बनेगा उसको हम कहेंगे उस पदार्थ की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से हम घटा देते हैं रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ देखेंगे ये 2H2 गैस प्लस ये O2 ये गैस है, ये H2O लिक्विड है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। तो एलिमेंट स्टेट तो है और नेचर में भी इसी फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं। और यहाँ पे ये लिक्विड जो बन रहा है, ये भी ये बन रहा है। तो इसमें हम देखेंगे इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, इसके 2 मोल बन रहे हैं और इसके 2 मोल हैं, इसका 1 मोल है। इन 2 मोल की जो एंथैल्पी होगी उसमें से हम माइनस करेंगे इसकी प्लस इसकी, इसके 2 मोल की और इसके 1 मोल की, तो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। पर जो इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हम 1 मोल की कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पर ये 2 मोल है। तो 1 मोल की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो मान डिफरेंस आ जाएगा उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, दोनों का मान जो है अलग अलग आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। दूसरा है कार्बन गैस स्टेट में, H2 गैस स्टेट में, ये बन रहा है यहाँ पे C2H6 यानी CH3CH3 एथेन बन रहा है, ये गैस स्टेट में। तो यदि हम देखें इसमें हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, कार्बन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, पर ये यहाँ पे गैस स्टेट में है। गैस स्टेट में होने की वजह से क्या, प्योरेस्ट फॉर्म जो इसकी नेचर में मिलती है वो सॉलिड स्टेट में मिलती है कार्बन की, गैस स्टेट में नहीं मिलता। जो डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन की, पर वो सॉलिड स्टेट होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट होगी इसकी एथेन की, वो रॉन्ग होगी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता तो वो सही होती। तो सेकंड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी 3/2 O2 गैस, ये O3 गैस, ये ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस में बदल रही है। यहाँ भी ये एलिमेंटल फॉर्म है और ये भी एलिमेंटल फॉर्म है। यहाँ तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो है गैस स्टेट में मिलती है प्योरेस्ट फॉर्म में नेचर में। तो यहाँ पे जो और ये 1 मोल ही हमें बन रहा है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है। तो यहाँ जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो एंथैल्पी फॉर्मेशन के इक्वल होगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। और फोर्थ ऑप्शन 1/8 S8 सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैस स्टेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्टेट। तो ये भी 1 मोल बन रहा है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड
और यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फ़र एलिमेंटल स्टेट में है, और सल्फ़र जो है सॉलिड स्टेट में है। नेचर में प्योरेस्ट फॉर्म सल्फ़र की सॉलिड स्टेट ही होती है, और ये 1 मोल यहाँ पे बन रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगी वो एंथैल्पी फॉर्मेशन के इक्वल होगी यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड के। तो ये जो है ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो 2 ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are correct regarding the root mean square speed, URMS, and average translational kinetic energy epsilon AV of a molecule in a gas at equilibrium। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए किसी गैस में उसके मॉलिक्यूल के इक्विलिब्रियम में। तो पहला ऑप्शन है URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो इन सेंटेंस को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए इनके जो फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे इनके आंसर हैं। तो हम देखते हैं जो फॉर्मूले इनके क्या होते हैं। URMS जो इक्वल होता है ये होता है √3RT/m। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M है मॉलिक्यूलर वेट। और जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है एप्सिलॉन AV, ये इज इक्वल टू होता है 12mv² बराबर 3/2 RT इक्वल टू 3/2 KT। ये 3 फॉर्म में इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है m है, ये मास है मॉलिक्यूल का, v है वेलोसिटी या स्पीड, r है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, यहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर। अब हम इन ऑप्शंस को देखेंगे तो इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से करेक्ट हैं। URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। यदि टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं यानी 4 से गुणा करते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा 2 आएगा, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, URMS डबल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन एप्सिलॉन AV ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। यदि यहाँ पे हम टेम्परेचर को 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो 4 टाइम ही ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी, एप्सिलॉन AV एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मोलिकुलर मास। तो हम देखते हैं इसमें जो टेम्परेचर की फॉर्म में 2 फॉर्मूले हैं इसके, 3/2 RT और यहाँ 3/2 KT। दोनों में मोलिकुलर मास का जो पद है वो नहीं है, मोलिकुलर मास इसमें नहीं है, ना इसमें है ना इसमें, इसमें R और T है, इसमें K और T है। तो दोनों में नहीं है जिसमें टेम्परेचर दिया हुआ है हमें। तो ये ऑप्शन इसमें कह रहा है कि डिपेंड नहीं करता, ये ठीक है। तो ये ऑप्शन सी राइट है। और इसके बाद ऑप्शन डी, URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। हम देखेंगे URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये नीचे है, बटे में है, हाँ, तो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो ये ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट हैं, ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 9, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स possess permanent dipole moment at room temperature। इसमें 4 सेट दिए हैं प्रत्येक ऑप्शन में, और 4 सेट में हमें ये पहचान करनी है कि किसमें चारों मॉलिक्यूल्स जो हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं।
तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखने के लिए कंडीशन 2 हैं, उसका ध्यान रखेंगे बस, बाकी वो ऑप्शन ढूंढ लेंगे। यदि हम 2 कंडीशन का हमें पता है, एक तो यदि जो सेंट्रल एटम है, जैसे सेंट्रल एटम ये है भी बेरिलियम, इस पे यदि एक जैसे एटम इससे जुड़े हैं और इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल होने से जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाता है, और यदि सिमेट्री नहीं है तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट उसमें होता है। तो 2 कंडीशन है, एक तो एक समान एटम होने चाहिए, सिमिलर एटम उससे अटैच होनी चाहिए, दूसरा उस पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं होना चाहिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम सब में चेक कर लेंगे। ये बेरिलियम है, बेरिलियम में यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है क्योंकि इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, और ये सिमिलर एटम है क्लोरीन के दोनों, तो इस पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी इस पर भी कोई लोन पेयर नहीं है और सिमेट्रिकल, ये दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, सिमिलर एटम है, तो ये भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से बोरोन ट्राइक्लोराइड में कोई लोन पेयर नहीं है, सभी सिमिलर एटम है, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है CaCl3, इसमें सिमिलर एटम नहीं है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ इसमें होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ देखते हैं, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि एक ही इसमें ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल मोमेंट है। दूसरा NO2, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है, तो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होगा। ऑक्सीजन, ये 2 परमाणु तो सिमिलर हैं, पर यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट हमारे पास होगा। और इसी तरह से नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा। इसमें POCl3, इसमें एक ऑक्सीजन का एटम है और 3 क्लोरीन के एटम है, तो ये डिफरेंट एटम हो गई, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा। इसी तरह से इसमें भी ये डिफरेंट एटम्स है हाइड्रोजन और क्लोरीन के, इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें चारों मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे रखेंगे, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी BF3, इसमें फिर बोरोन में लोन पेयर नहीं है और ये सिमिलर एटम है फ्लोरीन के, तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, 0 है यहाँ पे। यहाँ पे ओजोन में जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम होगा उस पर लोन पेयर होगा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे SF6 सल्फर के जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 ने यहाँ पे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया फ्लोरीन के साथ, तो इसलिए इस पर कोई लोन पेयर नहीं है और ये सिमिलर एटम है, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। यहाँ पे जेनोन हेक्साफ्लोराइड, जेनोन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करा फ्लोरीन के साथ, तो एक लोन पेयर यहाँ पे होगा। तो एक लोन पेयर होने की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन सी में 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट है, 2 नहीं है जिनमें डाइपोल मोमेंट, 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि चारों हमें होने चाहिए सही ऑप्शन के लिए। ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर पे लोन पेयर होगा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, तो यहाँ पे लोन पेयर है एक सल्फर पे। यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम यदि इसको माने तो इससे 5 हाइड्रोजन यानी डिफरेंट एटम इससे अटैच हैं, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा। ये बेंजीन क्लोराइड है या क्लोरोबेंजीन इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये H2SE सेलेनियम, ये 6A ग्रुप में होता है सेलेनियम, यानी ऑक्सीजन सल्फर वाले ग्रुप में यदि हम सेलेनियम की जगह ऑक्सीजन माने तो H2O, ऑक्सीजन पे वहाँ पे लोन पेयर होता है। इसी तरह से यहाँ पे होगा यहाँ पे सेलेनियम पे, तो यहाँ पे ये भी इसमें डाइपोल मोमेंट है। और यहाँ पे BRF5 ब्रोमीन जो हेलोजन एटम होते हैं उनमें सभी में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 ने पार्टिसिपेट किया है 5 फ्लोरीन एटम के साथ, तो यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे बचा है, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा। तो इस तरह से ये चारों मॉलिक्यूल इसमें ऐसे हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट है, तो इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 के, बी एंड डी।